नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस एग्रोजेट के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपकी सफलता के लिए हमेशा एग्रोजेट की जो टीम है वो हमेशा कार्यरत रहती है। चाहे फिर वो आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेट एग्जाम हो, चाहे आपके कृषि प्रवेशक का एग्जाम हो, हर इंदौर के अंदर एग्रोजेट इस क्लासेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कोई ना कोई वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपकी हेल्प की जाती है और आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगाई जाती है। तो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आज हम यहाँ पे लेके आए एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर। ये सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं है, यहाँ पे इसमें हम वो तरीके भी समझेंगे जिसके द्वारा और कैसे आपको पेपर सोल्व करने वो भी हम तरीका यहाँ पे देखने वाले हैं। किस टाइप का आपके पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्वेश्चनों का लेवल क्या रहने वाला है यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके इर्द गिर्द ही या फिर वो सेम ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो ये क्लास जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्लास आप एंड तक जरूर देखें यहाँ पे, जिसके कारण मुझे आशा है कि भी आपकी तैयारी के अंदर और आपको पेपर सोल्व करने में बेहद ही सहायता मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस क्लास को। एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर है अच्छा सा, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और हम ये भी बताने वाले हैं कि लिखने का तरीका साथ में क्या होना चाहिए आपका और किस तरीके से आपको बोर्ड की एग्जाम की कॉपी के अंदर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन आप जब भी लिखते हो तो एक तो आप प्रश्नों को वापस रिपीट ना करें। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट दे रखा है और फर्स्ट के अंदर हमारे पास में जो भी आंसर करेक्ट है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा के वो ऑप्शन भरें, जो भी ऑप्शन है और उस ऑप्शन में क्या लिखा वो भी आप लिखें, ये तरीका रखें। अगला अगर आंसर लिखना हो तो क्वेश्चन नंबर वो आप यहाँ पे दूसरा लिखें, ऑप्शन में जो भी करेक्ट है वो लिखे और ऑप्शन में क्या लिखा वो भी लिखे। तो ये सीक्वेंस आप यहाँ पे फॉलो करें जिसके माध्यम से आपकी कॉपी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय जीन बैंक है वो कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय जीन बैंक है वो NBPGR नई दिल्ली के अंदर यहाँ पे स्थित है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, पूरा नाम क्या हो जाता है यहाँ पे, नेशनल नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, प्लांट जेनेटिक रिसर्च, ये आपकी इसका पूरा नाम होता है। तो राष्ट्रीय जीन बैंक है वो NBPGR के अंदर क्या है, स्थित है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे केंद्रीय शुष्क का दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखें कि पहले चैप्टर के अंदर पादप प्रजनन के अंदर लास्ट में जो आपके 18 से 20-22 जो भी आपके रिसर्च सेंटर है उनको आप अच्छे से याद करके जाए। 100% है उनमें से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाया केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान का, तो इसका सिंपल सा आंसर होता है यहाँ पे जोधपुर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, नागपुर के अंदर पूछ ले भी कौन सा है तो कपास का है, ध्यान में रखना। नागपुर में कौन सा है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। और कपास का कहां पे हो जाएगा, माटुंगा के अंदर। चावल का कहां पे हो जाएगा, कटक के अंदर हो जाएगा। तबीजी कहां पे, बीज मसाला अनुसंधान क्षेत्र तबीजी अजमेर के अंदर है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो वो रिसर्च सेंटर है वो अच्छे से आप याद करके जाइए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना आपके इसमें जोधपुर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, कायिक क्लोनीय विविधता द्वारा उत्पन्न सरसों की जो किस्म है वो कौन सी है यहाँ पे। तो कायिक क्लोनीय विविधता के अंदर करते क्या है यहाँ पे, तो पहली बात तो ध्यान में रखना कि उनका जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का संलयन या संकरण करवाया जाता है। तो इस विधि के द्वारा एक सरसों की किस्म विकसित की गई थी जिसका नाम होता है पूसा जे किसान। तो ए आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि निम्न में से लाभदायक कीट कौन सा है। अब आप जितने भी कीट देख रहे होंगे यहाँ पे, कातरा, लेडी बर्ड बिटल, आम का फुदगा और सफेद लठ। तो कातरा है ये तो आपकी फसलों को यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है, आम का फुदगा ये भी और सफेद लठ ये भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ध्यान में रखना लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल है ये एक लाभदायक कीट की कैटेगरी के अंदर आता है। कैसे, ये एफिड्स जैसे हानिकारक कीटों को मारता है। कौन से कीटों को, एफिड जैसे
हानिकारक कीटों को मारने का काम करता है। हानिकारक कीटों को, हानिकारक कीटों को मारने का कार्य करता है, मारने का कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेडी बर्ड बीटल है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5th नंबर, निम्न में से एकल बक्सी कीट कौन सा है? आपको शायद यहाँ पे जो येलो कलर वाली पट्टी है, आई थिंक थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको बोल के यहाँ पे बता देता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से एकल बक्सी कीट कौन सा है। एकल बक्सी कीट का मतलब ऐसा है कि जो एक ही फसल का क्या करे, यहाँ पे भक्षण करे। किसका करे? एक ही फसल का यहाँ पे भक्षण करे। तो इसके अंदर होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना, एकल बक्सी कीट के अंदर ऑप्शन दे रखा है, एक तो दीमक का, एक दे रखा है यहाँ पे खफरा भ्रंग का, ध्यान में रखना, एक खफरा भ्रंग का, एक बेर की फल मक्की, और एक दे रखा है यहाँ पे गेहूं है इसका तना छेदक। कौन सा दे रखा है यहाँ पे? गेहूं का तना छेदक। तो हमें इसमें से बताना भी कौन सा होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, तो ध्यान रखें इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके गेहूं का तना छेदक क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला दे रखा है सफेद लट है, वो किस गण का सदस्य है? यहाँ पे वो हमें दे रखा है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे सफेद लट है, यहाँ पे कोलियोप्टेरॉन जो गण होता है इसका यहाँ पे ध्यान में रखना, ये इस गण का सदस्य होता है। एक और मैं आपको बता देता हूं कि बीटी जो क्राइजीन होता है वो लेथिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन और डिप्टेरॉन के प्रति प्रतिरोधक होता है। ध्यान में रखना, क्राइजीन इस वर्ग के कीटों को मारने का काम करता है। यह भी कॉन्सेप्ट आप साथ में यहां पे ध्यान रखें। तो इसके अंदर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश पास का उपयोग किस कीट के नियंत्रण के अंदर होता है? प्रकाश पास का मतलब एक लाइट का ऐसा हमारे पास में डिवाइस होता है जिसके अंदर यहाँ पे कीट होते हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मेनली ध्यान में रखना, यहाँ पे चने का फली छेदक है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि समाकलित नाशक कीट नियंत्रण शब्द का प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था? यहाँ पे समाकलित नाशक कीट प्रबंधन का मतलब यह है कि कीट भी नष्ट हो जाए और प्राकृतिक या प्रकृति के आसपास वातावरण या मृदा की कोई उर्वर क्षमता भी आपकी नष्ट ना हो, पर्यावरण को भी ना आपके नुकसान ना हो यहाँ पे। तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पे ये शब्द प्रयोग किया था? तो बार्टलेट। ए आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 9 नंबर कि बरूथी नासी इनमें से कौन सा होता है जो बरूथियों को मारने का काम करता है? तो ध्यान में रखना, यहाँ पे डाइकोफोल, ये क्लोरोबेंजिलेट, एबामेक्टिन, इसका मतलब ये सारे यहाँ पे क्या है? बरूथी नासी के रूप में यूज किए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के खोजकर्ता कौन से थे? यहाँ पे तो पहली एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन बनाई गई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और ये ध्यान में रखना स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है ये आपके यहाँ पर वैक्समैन के द्वारा बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। धान में खेरा रोग आपके कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो धान में जो खेरा रोग होता है वो जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। तो बी आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट है। कार्बेंडाजिम एक है, कार्बेंडाजिम एक किस प्रकार का यहाँ पे रसायन हम कह सकते हैं? तो इसका यूज कवकनाशी या फफूंदनाशी के रूप में किया जाता है। तो डी आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। फिर हम बात करने वाले अगला क्वेश्चन कि गेहूं के काला या तना रोली रोग का रोग जनक कौन सा है? यहाँ पे तो इसका रोग जनक होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, क्योंकि गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो याद रख सकते हो कि आपके काले कलर के पक्षी है वो गेहूं को खाने का काम करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, इसका हो जाएगा पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। फिर अगला क्वेश्चन, पादप परजीवी एक सूत्रकृमि का नाम, कि कौन सा पादप परजीवी है जो सूत्रकृमि के रूप आपके यहाँ पर सूत्रकृमि है? तो ये जो जितने भी तीनों प्रजातियां दे रखी है ना, ये तीनों आपके यहाँ पर पादप परजीवी सूत्रकृमि है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। और मिलेडोगाइन इनकोडेंसिया एक सूत्रकृमि की जो प्रजाति होती है तंबाकू के पौधे को जड़ों को संक्रमित भी करती है और उसकी पैदावार को कम भी कर देती है, ध्यान में रखना। गोंगा किस संघ का प्राणी है? यहाँ पे तो गोंगा होता है, ये ध्यान में रखना, मोलस्क का संघ का प्राणी होता है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बी आंसर। केंचुआ होगा वो कौन सा हो जाएगा? एनेलिडा का केंचुआ।
ठीक है। और जो कॉकरोच होगा वो आपके कौन से संघ का प्राणी हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्थोपोडा संघ का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। संधि युक्त उपांग वो ऑर्थोपोडा संघ की विशेषता होती है। यहाँ पे खंडों में शरीर होता है वो एनेलिडा के अंदर, नेरिस भी इसी में आता है, और आपके इसके अलावा नेरिस के अलावा जोंक भी एनेलिडा के अंदर आता है, ध्यान में रखना। केंचुए में क्लाइटेलम का कार्य क्या होता है यहाँ पे, तो क्लाइटेलम का कार्य होता है कोकून का निर्माण। किसका निर्माण करना, कोकून का निर्माण। इसका मतलब कोकून के अंदर अंडे होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर कौन सा, बी आंसर। केंचुए में मादा जनन छिद्र कौन से खंड में स्थित होता है, देखो नर जनन छिद्र होता है वो तो होता है 18वें खंड में। अगर नर जनन छिद्र का पूछ ले तो कौन से खंड में होता है, 18वें खंड के अंदर होता है। और मादा जनन छिद्र पूछ ले तो कौन से खंड के अंदर होता है, 14वें खंड के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा का जीव है वो कौन सा जीव है, पीसू दे रखा है, लीवर फ्लूक दे रखा है, जोंक दे रखा है और एस्केरिस दे रखा है यहाँ पे। तो ध्यान में रखना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पीसू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पीसू हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जोंक ध्यान में रखना एक परजीवी है, ये रक्त चूसक का कार्य करता है, परजीवी, बाह्य परजीवी कहते हैं इसको जोंक को। और इससे एक प्रोटीन प्राप्त होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है हिरुडीन प्रोटीन। क्या होता है, हिरुडीन प्रोटीन। तो ये 18 क्वेश्चन, ये जो 18 प्रश्न है ये बहुविकल्पी या एमसीक्यू टाइप के आपके प्रश्न है, ध्यान में रखना। एग्जाम के अंदर यही पैटर्न आपका रहता है और आपके इन्हीं के इर्द गिर्द आपके एग्जाम के अंदर वापिस सवाल आने वाले हैं। तो आपकी लगातार एग्रोजेट क्लासेस है वो कंटिन्यू करते जा रहा है। एग्रीकल्चर की भी की हुई है, केमिस्ट्री की भी की हुई यहाँ पे, और ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास। नेक्स्ट, तो ध्यान में रखना यहाँ पे कृषि प्रवेशक की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए कृषि प्रवेशक की एक बहुत ही शानदार बुक यहाँ पे, एकदम विश्वसनीय बुक कह सकते हो, जिसमें सामान्य ज्ञान, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि अर्थशास्त्र, इसमें सारा का सारा एकदम नवीनतम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, जिसमें एमसीक्यू भी है, थ्योरी भी है और पिछले सालों के जो पेपर है वो भी इसके अंदर ऐड कर रखे हैं यहाँ पे। और इसके साथ में आपको 10 मॉडल पेपर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और इसकी डिलीवरी लेनी है आपको यहाँ पे या बुक प्राप्त करनी है तो ये नंबर दे रखे, इन नंबर के ऊपर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही शानदार बुक है, ये ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी जीन प्रारूप को नए स्थान या वातावरण में उगाने की प्रक्रिया। मान लो कोई एक ऐसा प्रारूप था या किसी फसल का एक प्रारूप था जिसको एक स्थान पर उग रहा था, उसको हम हमारे काम में लाने लगे या नए स्थान पर उगाने लगे तो उसको हम कहते हैं, यहां पर ध्यान में रखना, विशेष रूप से पादप पूर्व स्थापन के नाम से यहां पे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पादप पूर्व स्थापन। मतलब वहां पे स्थापित करना जहां पे पहले उसको कहीं कभी भी नहीं उगाया गया, नए स्थान पर उगाना, पादप पूर्व स्थापन। जिन पादपों में वांछित लक्षणों के लिए बाहरी डीएनए उपस्थित होता है, ऐसे पादप जिनमें कोई बाहरी डीएनए प्रवेश करवा दे तो उन पादपों को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसमें आएगा ट्रांसजेनिक पादप, इसमें नाम आएगा ट्रांसजेनिक पादप नाम आएगा। अगला थर्ड नंबर, कातरा कीट की केवल कौन सी अवस्था फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि कातरा कीट के अंदर लार्वा या सुंडी या जो कैटरपिलर अवस्था, देखो लार्वा अवस्था भी कह सकते हो और इसी लार्वा का नाम होता है सुंडी अवस्था या कैटरपिलर अवस्था होती है, वो फसलों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है भी कीट के उदर के प्रत्येक खंड में कौन सी ग्रंथियां होती है। तो कीट के प्रत्येक खंड में कौन सी ग्रंथियां, मोम ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आंसर है इसके, 4 के अंदर ये मोम ग्रंथियां यहाँ पे बिल्कुल आएगा। ऊमाइकोटा संघ के कवक में कोशिका भित्ति है वो आपकी किसकी बनी होती है, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो ऊमाइकोटा संघ के कवक के अंदर कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। और नॉर्मली अगर कवक की कोशिका भित्ति के बारे में पूछ ले तो वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, परपोषी कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से हुई वृद्धि को क्या कहते हैं। यहाँ पे अगर परपोषी पादपों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पे तो उसको हम यहाँ पे अतिवृद्धि या हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, अतिवृद्धि या हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा।
खाद्यान्न में पुट्टी रोग की खोज कौन से जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा यहाँ पे की गई थी? तो खाद्यान्न के अंदर जो पुट्टी रोग है, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन जर्मनी के वैज्ञानिक का नाम है कुहन। क्या नाम है? कुहन। उन कुहन नामक वैज्ञानिक ने 1874 में की। कुहन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। के द्वारा पीत बाली या पीला बाली विलग्न रोग होता है किसके द्वारा यहाँ पे? तो कार्ने बैक्टीरियम ट्रीटिसाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोर्ने बैक्टीरियम या कार्ने बैक्टीरियम? कार्ने बैक्टीरियम, कार्ने बैक्टीरियम ट्रीटिसाई के द्वारा पीत बाली रोग होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा, ध्यान रखना। पिस्सू का शरीर कठोर प्लेटों से ढका होता है। कौन सी कठोर प्लेटों से? स्क्लेरिड्स। कॉकरोच का शरीर होता है वो भी स्क्लेरिड से ढका हुआ होता है। ऊपर वाली होती है आपके डोर्सल सरफेस जिसको हम टर्गा कहते हैं, नीचे वाली वेंट्रल जिसको हम स्टर्ना कहते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स या हिंदी में इसको हम कहते हैं कटक। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? कटक के नाम से जानते हैं। रानी मधुमक्खी शुक्राणुओं को अपनी कौन सी संरचना में भरने के बाद इन शुक्राणुओं को जीवन भर काम में लेती रहती है? तो एक संरचना होती है बेग समान जिसको हम शुक्रग्राहिका या स्पर्मेतिका कहते हैं। किसमें? शुक्रग्राहिका या फिर क्या कहा जाता है? स्पर्मेतिका कहा जाता है। तो ये 10 आपकी यहाँ पे खाली जगह इसके अंदर ध्यान में रखना। इसके अलावा क्रैश कोर्स के लिए आप एग्रोजेट का ऑफलाइन बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर एग्रोजेट के अंदर टॉप 20 के अंदर रैंक आ रखी है, टॉप 30 के अंदर रैंक आ रखी है, टॉप 10 के अंदर भी स्टूडेंट्स की रैंक आ रखी है। और आज वो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे उनका एकमात्र सिलेक्शन का जो राज है वो है एग्रोजेट। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे कुछ आपके एक शब्द वाले या फिर वन लाइनर आंसर है, वो क्वेश्चन है वो दे रखे, उनके बारे में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आपके किस टाइप के यहाँ पे प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सुगुणिता के बारे में दे रखा है कि भाई 2n+1 हो तो भी सुगुणिता है, 2n+2 हो तो भी सुगुणिता है, 2n+3 हो ये भी सुगुणिता है। इसका मतलब सु का मतलब आप ध्यान रखो अच्छा अच्छा, मतलब गुण सूत्र की संख्या वो हमेशा बढ़ सकती है, चाहे 2n हो सकती है उसमें, चाहे 3n हो सकती है, चाहे 4n हो सकती है, वो हमेशा क्या होगा? अच्छा अच्छा, मतलब गुण सूत्र की संख्या हमेशा बढ़ना सुगुणिता को दर्शाने का काम करता है। जनन द्रव्य का बाह्य स्थानीय संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? इसका मतलब जहां से जनन द्रव्य प्राप्त किया या जहां पे पाया जाता था उसको वहां से उठाकर उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम आवास में स्थापित करना। जैसे जीन बैंक के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया या वानस्पतिक उद्यान के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया, और जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया वहां पे। इसका मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंदर जीन बैंक हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है? यहाँ पे जीन बैंक हो सकता है, बीज बैंक हो सकता है, बीज बैंक हो सकता है, और वानस्पतिक उद्यान हो सकते हैं। वानस्पतिक उद्यान वहां पे उनको स्थापित किया जाता है। ट्रांसजेनिक मक्का क्यों बनाई गई थी? अब ट्रांसजेनिक मक्का बनाने के दो हमारे पास में फायदे थे। क्या थे यहाँ पे? एक तो बोलवर्म कीट के प्रतिरोधी, बोलवर्म कीट के प्रतिरोधी, कीट के प्रतिरोधी। एक लाइसिन नामक एमिनो अम्ल की अधिकता, एक लाइसिन नामक एमिनो अम्ल की अधिकता, एमिनो अम्ल की अधिकता। इसके अलावा मैं कह रहा हूं यहाँ पे इस चैप्टर में आप पादप उत्तक संवर्धन वाला भी जरूर पढ़ें, पूर्ण सख्तता क्या होती है वो भी आप पढ़ें यहाँ पे, ठीक है। कैलस क्या होता है, क्रतोतक क्या होता है वो भी आप इसके अंदर चीजें पढ़े, कायिक संकरण क्या होता है वो चीजें आप पढ़ के जाए, इसके अंदर एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। यहाँ पे पूर्ण सख्तता क्या है कि भी एक कोशिका है, इस एक कोशिका के अंदर पूरा एक ऑर्गन या किसी एक जीव को बनाने की क्षमता होती है, उसको पूर्ण सख्तता। हमने तो यहाँ पे मानव का नाम लिया, भी पूरा पादप डेवलप कर सके उसको भी पूर्ण सख्तता। इसका मतलब इस कोशिका के अंदर वो कैपेसिटी है, वो शक्ति है पूरी की पूरी कि वो एक नया पादप बना सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता के नाम से जानते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पे कि नेरिस जो टॉक्सिन है, नेरिस टॉक्सिन जो दे रखा है उस नेरिस टॉक्सिन का हमें यहाँ पे नाम बताना है। नेरिस टॉक्सिन है उसका नाम बताना है यहाँ पे, नेरिस टॉक्सिन। और इसका कौन सा नाम पूछ रखा है यहाँ पे? व्यापारिक नाम पूछ रखा है यहाँ पे, नेरिस टॉक्सिन का व्यापारिक नाम। तो नेरिस टॉक्सिन इसका जो व्यापारिक नाम होगा वो कार्बोहाइड्रोक्लोराइड होगा,
हाइड्रोक्लोराइड, एक तो ये आप नाम ध्यान रखें, हाइड्रोक्लोराइड। अगर पूछ ले भी इससे पहले यहां पे क्या नाम था, तो वो कार्टोप, कार्टोप हाइड्रोक्लोराइड, ये आप नाम दे सकते हो। मेटालेक्सिल किस रोग के लिए बहुत ही प्रभावी होता है यहाँ पे, तो मेटालो आपके लेक्सिल है, ये डाउनी मिल्ड्यू कह सकते हो, डाउनी मिल्ड्यू के लिए, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, या तो डाउनी मिल्ड्यू कह सकते हो, या फिर आप यहां पे कह सकते हो मृदु रोमिल आसिता, इसी का हिंदी में नाम है डाउनी मिल्ड्यू, या क्या कह सकते हो मृदु रोमिल आसिता, मृदु रोमिल आसिता, जो पत्तियों की निचली सतह पर यहाँ पे लक्षण दिखाई देते उसके लिए यहाँ पे प्रभावी है। विषाणु के प्रोटीन आवरण को क्या कहा जाता है, तो विषाणु का जो प्रोटीन आवरण होता है वो कैप्सिड, क्या होता है कैप्सिड, और कैप्सिड की एक इकाई का नाम पूछ ले तो क्या होता है कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कैप्सिड, और कैप्सिड की एक इकाई को हम क्या कहते हैं यहाँ पे कैप्सोमियर कहते हैं। अगला, अमरूद के म्लानी रोग में कितने प्रकार के बीजाणु बनते हैं, तो सिंपल सा मैं बता देता हूं भी, अमरूद का जो म्लानी रोग होता है उसमें 3 प्रकार के मेन बीजाणु बनते हैं। एक तो सूक्ष्म कोनिडिया बीजाणु कह सकते हो, एक वृहद कोनिडिया बीजाणु कह सकते हो, और एक यहाँ पे क्ले माइक्रो, आपके क्ले माइक्रोस्पोर कह सकते हो। माइक्रोकोनिडिया एक तो, एक मैक्रोकोनिडिया कह सकते हो, और एक कह सकते हो यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर कह सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इसके अंदर बीजाणु बनते हैं। देखो लिख देता हूं नाम, माइक्रोस्पोर, एक होता है मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर, और एक होता है क्लेमाइडो बीजाणु, क्लेमाइडो बीजाणु। ये आप यहाँ पे ध्यान रखें, मतलब इसका मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द जो पर्सन बनते हैं उनको भी आप पढ़े विशेष तौर से, उनको भी ना छोड़े, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। धान में जो पुट्टी रोग होता है, उस पुट्टी रोग, पुट्टी या फिर सिस्ट रोग कह सकते हो आप यहाँ पे, इस आपके पुट्टी रोग का जो रोग जनक है वो कौन सा हो जाएगा, हेटेरोडेरा आपके ओराइजिना, हेटेरोडेरा नाम हो जाएगा, हेटेरोडेरा ओरिजिकोला, ओराइजिकोला, ओराइजिकोला। अगला दे रखा है, मधुमक्खी के निवह में कितने प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। अब निवह का मतलब होता है उनकी कॉलोनी या उनका ग्रुप या उनका छत्ता, उसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होता है नर, एक होता है यहाँ पे श्रमिक, और एक होती है रानी। क्या राजा नहीं होता है क्या, अब इन नर में से ही राजा का काम करेगा, ध्यान रखना। तो मधुमक्खी के निवह में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, 3 प्रकार के, नर, श्रमिक और रानी रहती है। अगला नेक्स्ट, ये आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो इसमें आंसर बताना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनका पैटर्न है वो यहाँ पे बता देता हूँ, आप अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखें। देखो पादप पूर्व स्थापन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी पादप को नए क्षेत्र में उगाना, पादप पूर्व स्थापन। लाभ, नई किस्म मिल सकती है, सुरक्षा आपकी यहाँ पर हो सकती है, अच्छा उत्पादन हो सकता है। एग्रोबैक्टीरियम के सह संवर्धन में स्थानांतरण को समझे, तो एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड को हम काम में लेते हैं, और टीआई प्लाज्मिड होता है प्लांट के अंदर क्या करता है, इंजेक्ट करवाते हैं, और वो क्या करता है एकदम स्थायी जीन स्थानांतरण के अंदर काम में ले सकते हैं। इसको अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कह सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड काम में लिया जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसको हम कहते हैं। सफेद लट की पहचान के लक्षण इसमें आपको लिखने हैं। दैहिक विष क्या होता है, जो शरीर सतह पर, शरीर सतह पर आपके काम करे या शरीर की आपके त्वचा पर जो काम करे वो दैहिक विष। वायरोइड के बारे में बताना है यहाँ पे। बैंगन के लघुपर्ण रोग के लक्षण, नींबू के कैंकर रोग के लक्षण। अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। फिर नेक्स्ट दे रखा है, गेहूं के मूल्य रोग का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। कैंचवे के अंदर पाचन क्रिया के बारे में बताना है कि किस प्रकार से उसके अंदर पाचन होता है, गीजार्ड उसके अंदर कैसे काम करती है, वो सारा सब कुछ अच्छे से बताना आपको। एकल मछली पालन का मिश्रित आपके मछली पालन में क्या अंतर है, इसमें आपके यहाँ पर सघनता कम होती है, इसमें सघनता ज्यादा होती है, और इसमें एक ही जाति को पाला जाता है, इसमें बहुत सारी जातियों को पाला जाता है यहाँ पे, और इसमें आहार की ज्यादा जरूरत होती है, इसमें आहार की कम आपकी जरूरत होती है, इसमें आपकी कम जगह, ये ज्यादा जगह, तो ये अंतर बताना है यहाँ पे एकल में और मिश्रित में। समूह चयन और शुद्ध वंशक्रम में अंतर बताना है। संकरण के द्वारा प्रजनन की वंशावली विधि को समझाना है, ध्यान में रखना, वंशावली विधि पूछ रखा है, क्वेश्चनों को अच्छे से आप समझे और फिर उसका आंसर दें। यहाँ पे ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर पढ़ के जाए। जेल विद्युत कण संचलन, डीएनए को अलग करने का एक मेथड,
और डीएनए ऋणावेशित होता है तो उसको आकार के आधार पे अलग किया जाता है, तो वो जेल वैद्युत कण संचलन होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साधन कौन कौन से होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है यहाँ पे, लाइगेज एंजाइम होता है, परपोषी कोशिका होती है, वाहक होता है यहाँ पे, तो वो सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के साधन होते हैं यहाँ पे। टिड्डे का जीवन चक्र लिखना और मधुमक्खियों के सामाजिक जीवन को पूरा समझाना, भी किस तरीके से श्रमिक है वो आपके शहद गुलाते हैं, वेंगल नृत्य क्या होता है, रानी के साथ मैथुन की क्रिया किस प्रकार से होती है, यहाँ पे ग्रुप में कैसे रहते हैं, छत्ता कौन बनाता है, कौन उसकी सुरक्षा का कार्य करता है, ये सारा का सारा आपके इसके अंदर यहाँ पे लिखना है। फिर ये निबंधात्मक प्रश्न में एस्केरिस नामक रोग से बचाव के उपाय, लीवर फ्लू का जीवन चक्र बताना है, महाशीर मछली का स्वभाव कैसे होता है और मधुमक्खियों का वेंगल नृत्य पर टिप्पणी, शहद ढूंढ के लाते हैं तो उस समय जो डांस करते हैं वो कौन सा डांस? वेंगल डांस। आप भी करते हो शादी विवाहों में सेम वैसे। सरसों के मोइला कीट का वैज्ञानिक नाम, लक्षण, जीवन चक्र और प्रबंधन, और अथवा में दे रखा है यहाँ पे कातरा कीट का वर्गीकरण, पहचान, लक्षण, सती, जीवन चक्र तथा प्रबंधन। तो ये हमारे पास में 18 क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखना टोटल मिला के छोटे बड़े, तो आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से एनालिसिस करें और कंप्लीट इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा बाकी क्लासें आपकी बैक टू बैक यहाँ पे मिलती रहेगी। और जेट एग्जाम के अंदर भी ध्यान में रखना, एकदम बहुत ही बेहतरीन संस्थान है यहाँ पे एग्रोजेट, जिसके अंदर आप ऑफलाइन एडमिशन लेकर आप हमारे से ऑफलाइन जुड़ सकते हो। हर एक चीज को डिटेल के साथ और एनालिसिस करके विद डायग्राम के साथ यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। और ध्यान रखें यहाँ पे कि हमारी स्पेशल टीम के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, और वैसे ही आपके जेट एग्जाम से पहले भी एक विशेष टीम के द्वारा एक अच्छे से पेपर का भी आपकी कंप्लीट वीडियो लेक्चर है वो आपके डाला जाएगा। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए साथ में और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।